ली चैटलियर प्रिंसिपल। ली चैटलियर प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो ये प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी का चेंज ऑल्टर करता है आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेज, इक्विलिब्रियम की स्टेज क्या हो सकती, इक्विलिब्रियम की स्टेज क्या होती है, जिसपे फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन का रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इक्वल होता है। ठीक है, जितनी देर में फॉरवर्ड रिएक्शन में कोई सामान बनेगा उतनी ही देर में बैकवर्ड में बनेगा और वो बराबर होगा। अगर ऐसा होगा तो इक्विलिब्रियम है, और ऐसा नहीं है तो इक्विलिब्रियम की स्टेज अटेन नहीं हुई है। एक बात। दूसरी बात, यहां पर किन फिजिकल क्वांटिटीज की बात की गई है, देखो वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, और कैटलिस्ट। अगर इनमें से किसी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज किया, यानी कि मैंने इनर्ट गैस को ऐड किया या कोई कैटलिस्ट ऐड करूं, या कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के प्रोडक्ट की चेंज करूं, या टेम्परेचर बढ़ा दूं या प्रेशर बढ़ा दूं, तो इनसे मेरा इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। तो वो शिफ्ट जो हो रहा है इक्विलिब्रियम, उसको वापस अटेन करने के लिए उस चेंज को ऑल्टर किया जाएगा। कैसे किया जाएगा देखते हैं, एक एक करके पॉइंट पकड़ते हैं। पहले हम पकड़ते हैं कंसंट्रेशन का। पहले हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। चेंज इन कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो फिर हमने वही अपनी इक्वेशन ली, मान लो ये इक्वेशन इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, अगर मैं रिएक्टेंट, कोई भी एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो उसकी कंसंट्रेशन कम करने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे रिएक्शन आगे लेके जानी चाहिए या वापस लानी चाहिए, आगे लेके जानी चाहिए। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करी है तो रिएक्शन should move in forward direction to reduce concentration of reactant or increase concentration of product। अब आपने कहा भैया रिएक्टेंट बढ़ गए हैं, तो मैंने कहा रिएक्टेंट बढ़ गए हैं तो उसको कम करने का एक ही तरीका है, उन्हें रिएक्ट करा दो, रिएक्टेंट कम पड़ जाएंगे, या प्रोडक्ट बढ़ा दो तो भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, संतुलन। तो संतुलन तो तभी आएगा ना जब दोनों बराबर होंगे। अगर मैं तुमसे कहूं कि ए बढ़ गया है तो आप कहोगे भैया काम करो रिएक्शन को आगे ले जाओ। अच्छा, अगर बी बढ़ गया हो तो भी रिएक्शन को आगे ले जाओ। ठीक। अच्छा, इसका उल्टा, अगर सी बढ़ गया हो तो रिएक्शन कहां जाएगी, और अगर डी बढ़ गया हो तो रिएक्शन कहां जाएगी। तो कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो उसको इक्विलिब्रियम पे लाने के लिए हम उसकी दूसरी साइड पे जाएंगे। अगर रिएक्टेंट बढ़ा है तो हम प्रोडक्ट में जाएंगे, और प्रोडक्ट बढ़ा है तो हम रिएक्टेंट में आएंगे। ये बात ठीक है। इसका उल्टा इसका उल्टा, if concentration of reactant decrease तो रिएक्शन कहां जानी चाहिए, रिएक्शन should move in backward direction
टू रिड्यूस concentration of product or increase concentration of reactant, जिससे इक्विलिब्रियम फिर से अटेन हो सके। तो जो चीज बढ़ाई है उसको कम कर दो और जो चीज कम करी है उसको बढ़ा दो, जो काम हो रहा है उसको उल्टा कर दो, तो इक्विलिब्रियम फिर आ जाएगा। ठीक है, जो था उसी कंडीशन पे हम दोबारा आ जाएंगे। बात ठीक है? ये 2 पॉइंट समझे हमने। अब एक बात और समझो, इसका एग्जांपल लेते हैं। अब सारे बच्चे ध्यान देंगे और मुझे बताएंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। अगर मैं नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन को कहां जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर मैं हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम कर दूं तो? अब देखो, बढ़ाने पे तो आगे जाएगा, कम करने पे क्या होगा? वापस आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, अगर मैं NH3 कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो? और अगर NH3 कंसंट्रेशन कम कर दूं तो? ये बात समझ आई? अगर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर नाइट्रोजन या हाइड्रोजन दोनों में से, शुक्रिया, समझ आया? अगर मैं किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? आगे। और अगर मैं किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम कर दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? वापस। और अगर मैं प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो रिएक्शन आगे, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर दूं तो वापस। ये बात समझ आई? नहीं आई? गुंजन, NH3 की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी तो क्या होगा? पीछे जाएगा। फॉरवर्ड क्यों जाएगा? NH3 से। अगर NH3 कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो उसको कम करना है ना, उसको कम करना है। कम करना है मतलब रिएक्टेंट बनाने। ठीक है, चलो अब गुंजन बताएगी, जरा ध्यान दो। H2 reacts with I2 gives you 2HI। ठीक है गुंजन, अगर मैं H2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, सुनो सारे बच्चे, तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। अगर मैं I2 की कंसंट्रेशन, सुप्रिया, अगर मैं I2 की कंसंट्रेशन घटा दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। प्राची, अगर मैं HI की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। जब इसकी कंसंट्रेशन मैंने बढ़ा दी तो उसे पीछे जाना पड़ेगा। शिवानी, अगर मैं HI की कंसंट्रेशन घटा दूं तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड। किसके ये बात समझ नहीं आई अभी? अच्छा, HI से फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं है, फॉरवर्ड का मतलब है ये HI और बनेगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स प्रोडक्ट, बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब टुवर्ड्स रिएक्टेंट। तू सोच रही HI से भी आगे कुछ बन जाएगा? फॉरवर्ड का मतलब बेटा ये नहीं होता। फॉरवर्ड का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना, और बैकवर्ड का मतलब होता है वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना। अब बात समझ आई गुंजन? आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? चलो, जो बातें यहां लिखी है ना, इसका उल्टा करके यहां लिख लेना, इनवर्स, वाइस वर्सा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। अब जो मैं टॉपिक उठा रहा हूं वो क्या है? इस फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या और ये कैसे काम करती है? मैंने टॉपिक लिया टेम्परेचर। मैं ये नहीं कह सकता कि टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ। किसका? सिर्फ रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का? टेम्परेचर सिर्फ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं होता, दोनों का होता है। टेम्परेचर सिर्फ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का नहीं होता। तो मैंने आपसे कहा भाई टेम्परेचर का करें क्या, कैसे समझे टेम्परेचर को? तो टेम्परेचर को समझा जा सकता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की फॉर्म में। तो ये पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? या तो उसका डेल्टा H नेगेटिव लिखा हो और एंडोथर्मिक में डेल्टा H पॉजिटिव लिखा हो। एक तो इससे पता चल जाएगा। या अगर रिएक्टेंट के साथ हीट लिखा है
अगर रिएक्टेंट के साथ हीट लिखा है तो ये एंडोथर्मिक है, और अगर प्रोडक्ट के साथ हीट लिखा है तो ये एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, मैंने आपसे कहा एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट करता है बी से और आपको देता है सी। एक रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट करता है बी से और आपको देता है सी, और हीट भी देता है। तो पहले तो आप मुझे बताओ कि एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है? शाबाश, एक्सोथर्मिक है। तो मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन वहां जाएगी, हीट है जहां पर नहीं, रिएक्शन वहां जाएगी जहां हीट, इसका मतलब वापस आएगी। और अगर मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दूं तो ये बात समझ आई? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन कहां जाएगी? हीट से दूर, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर हीट की तरफ। तो यहां पर हीट किसका काम कर रही है? टेम्परेचर का। किसका काम कर रही है? अब बताएगी दिया, अगर A प्लस बी प्लस हीट आपको देता है C, तो सिर्फ इसको बोलने देना बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बता क्या होगा? बैकवर्ड, ऐसे। ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो वो हीट से दूर भाग जाएगी, और जब टेम्परेचर बढ़ा तो वो हीट की तरफ आ जाएगी। मतलब जब टेम्परेचर, सॉरी, ये यही बता रही है उल्टा, वही तो बोल रहा हूं मैं। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, है ना, तो तू हीट की तरफ जाती है और जल जाएगी, है ना। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो तू ठंडी की तरफ भागेगी। टेम्परेचर डिक्रीज मतलब मान लो सर्दियों के दिन आ गए तो तू कहेगी और सर्दी, मुझे बर्फ पिला दो, है। और जब गर्मियां आ रही है तो तुझे चाय पिला दो। बता क्या करें, जल्दी बता। टेम्परेचर इंक्रीज पे क्या होगा बताओ? है, टेम्परेचर इंक्रीज पे फॉरवर्ड होगा। अब तुझे मुझे बता, अब सुनो सारे बच्चे, दिया बताएगी ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक क्या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। चलो ये तो पता है। अब क्वेश्चन आएगा आपको, एक रिएक्शन दे रखी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, आप बताइए हीट टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा? ठीक है। अच्छा, कई बार आपको एक्सो और एंडो नहीं लिखा होगा, वो दे देगा डेल्टा एच। क्यों? क्योंकि उसको पता है बच्चा छठा चैप्टर पढ़ के आ रहा है, और छठे चैप्टर में हमने पढ़ा था एक्सोथर्मिक का मतलब होता है नेगेटिव डेल्टा एच, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है पॉजिटिव डेल्टा एच। तो वहां से पता लगा सकते हो आप टेम्परेचर का। ठीक, टेम्परेचर के बाद बारी आती है प्रेशर की। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे बच्चे ध्यान देंगे। प्रेशर, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, प्रेशर असर नहीं डालता लिक्विड पे या गैस पे। इस पे लिखोगे आप नो इफेक्ट। नो इफेक्ट का मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओ या घटाओ, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन प्रेशर का असर पड़ता है, सॉरी यहां गलत लिख दिया, सॉलिड पे लिखना था। लिक्विड और सॉलिड पे तो कोई असर नहीं पड़ता, गैस पे पड़ता है। अगर आपने गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया, गैस का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा? वॉल्यूम पे असर पड़ेगा। अब इधर आ जाओ, गैस पे क्या असर पड़ता है उसकी बात करते हैं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस decrease, which will further increase concentration and number of moles। तो बात नंबर ऑफ मोल्स तक आ गई है। मेरी बात सुनना और बताना कि बात ठीक है कि नहीं। अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो प्रेशर कैसे रिलेट करता है वॉल्यूम से? ये हम कह रहे हैं या बॉयल्स ने कहा था? तो अगर प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम का कोई कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है? हाँ, कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है ये, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। गलत बात है, सही बात है? तो अगर वॉल्यूम बढ़ा तो कंसंट्रेशन, वॉल्यूम घटा तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन और वॉल्यूम भी इनवर्सली है। जितना वॉल्यूम कम
उतनी कंसंट्रेशन ज्यादा, जितना वॉल्यूम कम उतनी कंसंट्रेशन। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी इसका रिलेशन है। हाँ, डायरेक्टली। तो अगर आप प्रेशर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ जाते हैं। तो रिएक्शन को वहां जाना चाहिए जहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम हो, जहां पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाए। अब देखो सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्या आपको नंबर ऑफ मोल्स दिखाई दे रहे हैं इस रिएक्शन में? रिएक्शन कहां पे शिफ्ट करेगी बताएगी शिवानी। सही जवाब। यहां पर हमने गैस नहीं दिया है, इसलिए प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने पर कोई चेंज नहीं आएगा। जरा ध्यान देंगे, इस केस में प्रेशर आप इंक्रीज करो या प्रेशर आप डिक्रीज करो, जवाब है नो चेंज, कोई बदलाव। ठीक है, लो भाई लो, आज गलतियां हो सकती है, आज मैं ही डिक्रीज हूं बेटा, थोड़ी तबीयत खराब है। अब नाइट्रोजन अगर गैस हो और 3 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स हो और 2 NH3 बन रहे हो, ठीक है, तो बेटा जिसने सही जवाब दिया है मकबूल, सबसे सस्ती वाली टॉफी ले आना। अब जरा ध्यान दो, अब यहां पर आप गैस के मॉलिक्यूल्स गिनेंगे, यहां पर गैस के मॉलिक्यूल्स गिनेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं? और यहां पर तो आपको क्या गैस के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस दिखाई दे रहा है? अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर इंक्रीज करने पर ये वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स कम है, और प्रेशर डिक्रीज करने पर ये वहां जाएगा जहां नंबर ऑफ मोल्स। बात ठीक है या गलत है? मेरी बात दोबारा सुनेंगे। अगर हम बात करें लिक्विड की और सॉलिड की, अगर हम बात करें लिक्विड की और सॉलिड की, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर, प्रेशर इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करें गैस की, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर और डिक्रीज करने पर फर्क पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं गैस की बात करूं तो प्रेशर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन हम क्या कहते हैं, रिएक्शन को वहां जाना चाहिए जहां वो इफेक्ट अंडू हो। तो इसका मतलब जहां पर पहले से ज्यादा वहां नहीं जाएगा, वहां चला जाएगा जहां कम है। क्यों? क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ मोल्स भी इंक्रीज कर रहे थे, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां पे नंबर ऑफ मोल्स इस वक्त कम है। अब बताना क्या होगा? अब बोल, तू क्या कह रहा था, बता प्रॉब्लम। हाँ, अब मैं तेरे से पूछूं, ये एक रिएक्शन है, अब जरा सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं शिवम से। शिवम, एक रिएक्शन दिखाई दे रही है बेटा, मेरे को एक बात बता, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी और प्रेशर डिक्रीज करेंगे? हाँ ठीक है, तेरे को 4 मोल दिख कैसे रहे? हमें तो 2 ही दिख रहे हैं। दोनों जगह 2 ही मोल्स हैं, रिएक्शन कहीं नहीं जाएगी। प्रेशर चाहे इंक्रीज करो चाहे प्रेशर डिक्रीज करो, नो चेंज। ठीक है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चा कई बार गैस देखकर फिर भावनाओं में बह जाता है, फिर वो ये नहीं सोचता कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बराबर भी तो हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बातों पे ध्यान दो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो यहां पर हमने प्रेशर की बात बता दी बेटा, टेम्परेचर की बात बता दी हमने आपको। ठीक है, अब हम बता रहे हैं कैटलिस्ट की। कैटलिस्ट, अगर आपको क्वेश्चन आए कि कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम कैसे चेंज होगा, तो आपका जवाब है नो चेंज। क्या जवाब है? कैटलिस्ट से इक्विलिब्रियम चेंज नहीं होगा, उल्टा जल्दी आ जाएगा इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट ना हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को जल्दी आने में, रोकता नहीं है, हेल्प करता है इक्विलिब्रियम को जल्दी। दूसरा, कैटलिस्ट के बाद अगली चीज क्या आती है आपकी? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। अब इसमें बड़ा समझने वाली बात है। पहली बात, केमिकली नो चेंज। केमिकली तो कोई बदलाव आएगा ही नहीं, क्योंकि इनर्ट का मतलब होता है जो केमिकली रिएक्ट ना करे। ठीक है, फिजिकली क्या करती है इनर्ट गैस?
फिजिकली भी कोई खास चेंज नहीं लाती है, लेकिन इफ inert gas is present in appreciable amount, that then it can decrease volume of vessel for other gases, and concept of pressure will be reintroduced. मतलब अगर आपने कहा कि इनर्ट गैस हमने डाली तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनर्ट का मतलब जो केमिकली आप पे कोई असर ना डाले, ठीक है। गुंजन ने कहा कि भैया मेरी 2 सहेलियां हैं, वो इस क्लास में बैठना चाहती है, उनके पास जगह नहीं है, वाईफाई यूज करना है, ठीक है, लेकिन वो कॉमर्स क्लास के बच्चे हैं, वहां के बैठ जाए तो तुम पे क्या असर पड़ेगा उनका? कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या, यहाँ पर 20 बच्चों की सीटिंग है। आपने कहा, अब गुंजन ने कहा, हमने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा 2 बच्चे बैठ लेंगे। गुंजन ने सोचा भैया तो दयालु है, ये 20 बच्चे और ले आए, वो सारे इनर्ट है, लेकिन तुम्हारी तो जगह ही नहीं बची, तुम क्या हवा में खड़े होंगे? या 10 बच्चे ले आई तो क्या उसकी वजह से अगर उनका अमाउंट अप्रिशिएबल हो तो क्या वो तुम्हारा वॉल्यूम कम कर देंगे? अब जहां तुम बच्चे आराम से खुले खुले बैठ रहे थे, अब उनकी वजह से अगर वो 10 बच्चे हो तो तुम्हें भिज के बैठना पड़ेगा। या आप अगर वाईफाई को कोई फिजिकल क्वांटिटी मानते हो तो पहले 2 बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन 10 बच्चे आ जाएंगे तो वो वाईफाई ज्यादा कंज्यूम करेंगे। कंसेप्ट समझ रहे हो? वो जगह कम कर देंगे। वो क्या करेंगे भैया? हाँ, अगर ये है आपका कंटेनर, ठीक है, और ये है इनर्ट गैस, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है आपका कंटेनर और ये है इनर्ट गैस, अब फर्क पड़ता है। इसने तो आधे से ज्यादा एरिया घेर लिया, तो बाकी सारी गैसेस कंप्रेस हो जाएंगी। इनर्ट गैस के आने पर एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या करेगा? वॉल्यूम कम, प्रेशर इंक्रीज। अगर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो सॉलिड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिक्विड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गैस पे फर्क पड़ेगा। जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे ना, वहां से भागकर वो कम वाली जगह पे चली जाएगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हुए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कई बार आपको तुम्हारे टीचर ये बोल देंगे स्कूल में कि इनर्ट गैस के एडिशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, लेकिन जब एप्रिशिएबल अमाउंट में हो। तो इसका 1% ऐसा केस है जब कभी फर्क पड़े, ठीक है। यहाँ पे आपका ली चैटलियर प्रिंसिपल वाला टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन डील करेंगे। बात कर रहे हैं हम ली चैटलियर प्रिंसिपल के कुछ क्वेश्चंस की। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.25 पे ध्यान देंगे। डज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट of reaction product increase, decrease or remain same when each of the following equilibria is subjected to decrease in pressure? आपको दिया क्या गया? प्रेशर में डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम। प्रेशर डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ है वॉल्यूम, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 2-3 पॉइंट्स पे ध्यान देंगे जो लास्ट क्लास में बताए थे। यहां मैं लिख रहा हूं, सॉलिड और लिक्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा, गैस पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, तो रिएक्शन वहां जाएगी जहां नंबर ऑफ मोल्स, अगर प्रेशर डिक्रीज करने की बात कर रहा हूं तो जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। आ जाओ, अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। मैं अगर देखूं तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं पहले क्वेश्चन में, रिएक्टेंट का 1, प्रोडक्ट के 2। तो रिएक्शन कहां जाएगी? जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, यानी कि फॉरवर्ड। CaS ये तो भैया सॉलिड है, ये गैस है और ये गैस है।
अगर पहली बात तो एक सॉलिड आ गया इसलिए यहां पर प्रेशर का कंसेप्ट नहीं लगेगा। दूसरी बात, अगर मैं गैस को भी देखता हूं तो 1 और 1 नंबर ऑफ मोल्स कंपेयर कर रहे हैं, 0 ही आ रहा है, एक इधर है एक उधर है। तीसरा केस, उसके अंदर भी यही केस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझो इस केस। अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 26 पे, इसमें क्या चेंज आया है। पहली बात तो इसमें इंक्रीज इन प्रेशर की बात की गई है। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स फिर से काउंट करना चालू कर दो। इसके एक, रिएक्टेंट एक, प्रोडक्ट में दो, रिएक्टेंट में एक, प्रोडक्ट में दो। और सेकंड क्वेश्चन में रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में भी 3। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के इक्वल हो तो कोई असर नहीं पड़ेगा, नो चेंज, मतलब नीदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन नॉर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। इस वाले में इंक्रीज कराया ना तो पीछे जाएगा, इंक्रीज कराया तो। तीसरा केस, CO2 2CO में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहां पर 1 मोल है गैस का रिएक्टेंट में और 2 मोल है प्रोडक्ट में, तो प्रेशर इंक्रीज करने पर पीछे जाएगा। फिर वही 2 और 1 3, 3 है यहां पर रिएक्टेंट में और 1 है प्रोडक्ट में, तो आगे जाएगा। इस केस में सॉलिड आ गए, नहीं चलेगा काम, नो चेंज। और अगले में 4 5 9 और यहां 10, ये बैकवर्ड जाएगा, ठीक, क्लियर, आराम से समझ लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ CH3OH, एडिशन ऑफ रिमूवल ऑफ CO या रिमूवल ऑफ CH3OH इन गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख रहा हूं। इसने नहीं कहा कि मैंने प्रेशर बढ़ाया टेम्परेचर बढ़ाया, इसने तो ऐड किया, मतलब कंसंट्रेशन की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी? अगर आपने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, और प्रोडक्ट की बढ़ाई है तो रिएक्शन, तो पहले केस में आपने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो फॉरवर्ड, तो जवाब है फॉरवर्ड। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई तो शाबाश बैकवर्ड। रिमूव किया ये, यानी किसी कंसंट्रेशन कम करी, वापस आना पड़ेगा, नहीं बैकवर्ड। मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम करी है तो रिएक्टेंट की तरफ रिएक्शन आएगी, यानी कि वापस आएगी। रिमूवल ऑफ प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट कम करोगे तो फॉरवर्ड, ठीक है। ये 2-3 एग्जांपल थे जो ये समझा रहे थे कि ली चैटले प्रिंसिपल में काम कैसे होता है। खत्म कहानी। तो हमें ली चैटले प्रिंसिपल के एग्जांपल समझ में आ गए। अब हम फिर से चल रहे हैं आपके कंसेप्ट की तरफ जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था, कॉमन आयन इफेक्ट पे। अब जरा एक बार फिर से रिकैप करेंगे कॉमन आयन इफेक्ट को। कॉमन आयन इफेक्ट का मतलब है, अगर मैं 2 सॉल्ट लेता हूं, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, और मैं आपसे कह देता हूं कि भैया वीक वाला जो सॉल्ट है ना, उसकी कंसंट्रेशन वो कितना खुलेगा, वो आयनाइज होके कितना खुलेगा, उसको मैं सिर्फ इस चीज से कंट्रोल कर सकता हूं कि वो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या बैकवर्ड जा रही है। अगर फॉरवर्ड जाएगी तो इसका मतलब ये है कि वो ज्यादा टूट रहा है, मतलब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और अगर वो बैकवर्ड जाएगी तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। अब आप कहोगे इसकी कंसंट्रेशन कम करेंगे क्या? अगर तुम एचआईएन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ओएचआईएन की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो इसका मतलब मैं तो पीएच भी मेंटेन कर सकता हूं किसी एक ही चीज का, ठीक है। अभी इसी की एप्लीकेशन आने वाली है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उससे आपको समझ में आएगा कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली दिखता कहां पे, ठीक है। अच्छा, तो अब मैंने कहा भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात तो समझ आ गई। और मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया भी था कि अमोनियम का हाइड्रोक्साइड जब टूटता है तो वो 15% टूटता है, 100 में से 15 टूट गए। और ये एक एग्जांपल है, इसको मत सोचना कितना ही टूटता है। अगर मैं इसको कम करना चाहता हूं तो मैं इससे पहले एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी कि अमोनिया का क्लोराइड डालता हूं। देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अमोनियम का क्लोराइड डाला, अमोनियम का क्लोराइड टूटा अमोनिया और क्लोरीन में। आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड पहले टूटा था 15, लेकिन जब उसे दिखाई दिया कि अमोनिया ज्यादा हो गया है, अभी मैंने आपको बताया था अगर इन दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट में से कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो रिएक्शन को वापस आना पड़ेगा, रिएक्शन को
रिएक्शन को वापस आना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो बढ़ गया प्रोडक्ट, क्यों बढ़ गया? कॉमन आयन की वजह से। तो रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? वापस आना पड़ेगा। रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? खत्म कहानी, क्लियर? फिर मैंने आपसे कहा रिएक्शन जब वापस आई, रिएक्शन जब वापस आई, बैकवर्ड डायरेक्शन में आई, तो इसका मतलब जो ये 15 थे ना, ये कम होकर 10, 7, 8 इतने हो जाएंगे। तो आपने क्या किया? कंसंट्रेशन कम कर दी अमोनियम आयन की, लेकिन अमोनियम आयन तो अभी अभी मैंने ऊपर से 100 डाला है, तो अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम नहीं हुई, उसके साथ वाले आयन की यानी कि OH आयन की कंसंट्रेशन हुई। खत्म कहानी। तो यहां पर मैंने कंट्रोल किया है कंसंट्रेशन को कॉमन आयन के साथ वाले आयन को। अच्छा, किसकी कंसंट्रेशन कंट्रोल करता हूं मैं? स्ट्रॉन्ग की नहीं, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या बातें समझनी है? एक, आयन कॉमन होना चाहिए। दूसरा, मैं कंसंट्रेशन कंट्रोल करता हूं किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तीसरा, मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को, जिसको मैं कम या ज्यादा करता हूं, वो है कॉमन आयन के साथ वाला आयन। जैसे अमोनियम आयन कॉमन है, तो उसके साथ कौन बैठा है? OH आयन। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जांपल देखा हमने, ये H2S वाला। इसको अब मैं रिपीट कर रहा हूं या नहीं? चल सकते हैं आगे? चल सकते हैं आगे? अब हम बात कर रहे हैं बफर की। किसकी? कभी किसी ने बफर वर्ड सुना है? बताओ कैसे सुना है बफर वर्ड और कहां पे सुना है? देखो बहुत अच्छी बात बताई है इसने, ये एक लिटरल मीनिंग है। बफर का मतलब क्या होता है मैं बताता हूं अब आपको। अब हम अलग अलग चीजों में बात करेंगे। इसने मेरे को एक और अलग एग्जांपल दिया, मैं इस पे डील नहीं करता इकोनॉमिक्स वगैरह में, इसलिए मेरे को ये वाला दिमाग में स्ट्राइक नहीं करता था। बफर स्टॉक ये कह रही है, अब मैं बफर स्टॉक आपको इससे थोड़ा आसान करके बताता हूँ। मान लो आप ना, आपके घर में आपकी मदर को आपके फादर पैसे देते हैं, भाई ये घर खर्च चलाना है, और वो देते हैं 5,000 रुपए। लेकिन आपकी जो मदर है वो सिर्फ 4,500 में घर खर्च निकाल देती है, 500 रुपए बचा लेती है। वो 500 रुपए बचाती क्यों? क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कभी भी, मतलब समझ जाओ, हमारे जो नेता है वो कभी भी उनको कीड़ा उछल सकता है। वो कोई भी बात कह सकते हैं, आज नोट बंद है, आज खाना बंद है, तो लॉकडाउन लग गया, तो उस वक्त वो जो बफर करा हुआ सामान होगा ना, वो उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये बात हुई। मान लो अगर आपने कहा कि भैया हमारे तो रोजमर्रा का काम चल रहा था, उसने, उनके फादर ने कहा मैंने तो सब कुछ कैलकुलेशन कर रखी थी, फिर आज पैसे कम कैसे पड़ गए? आज कोई घर में बीमार पड़ गया, अब कहां से लाओगे? वो बफर निकल कर सामने आएगा। तो बफर का मतलब क्या होता है? जो चेंज को रेजिस्ट करे, चेंज को, चेंज को अपना असर ना दिखाने दे। क्लियर है? अगर मान लो आपके घर में, जैसे अभी मदर वाला केस बताया, अब ये कह रही कि भैया जो क्रॉप है ना हमारी कम बढ़ती होती रहती है, तो उसके लिए एक बफर स्टॉक बना के रखते हैं। अगर कोई यूं कहे कि भाई इंडिया में ना इस बारी गेहूं नहीं बना है, ये गेहूं कम उगा या बाढ़ आ गई, तो क्या कहेगा आके प्रधानमंत्री? बेटा इस बारी भूखे रहो, हमारे पास बफर स्टॉक है। ये देश है, कोई 3 आदमी नहीं है जो भूखे रह लेंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी बात है। तो वो एक बफर स्टॉक रखते हैं, नहीं तो क्या होता है, इकोनॉमिक्स हिल डुल जाती है। लेकिन वो हमारा बफर स्टॉक कहाँ है हमें खुद नहीं पता, लेकिन होता है। अब दूसरी बात आती है, बफर और कहाँ होते हैं? शॉक एब्जॉर्बर। अब जो गाड़ियों में बफर लगा दिया, बफर का मतलब क्या है? वो क्या करता है? वो शॉक को एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, तो उसको भी बफर कह सकते हैं क्या? वो क्या करता है? जितने भी आपकी गाड़ी में धचके वगैरह आते हैं उनको खुद ही मेंटेन कर लेता है। बात समझ रहे हो? अच्छा, बफर का यूज हम क्या एवरेज को भी कम बढ़ती करने में कर सकते हैं गाड़ी की? हाँ, कुछ ऐसा सिस्टम बना दे कि अगर कम पड़ गया ऑयल तो वहां से दे देगा, ये कर देगा, या किसी और सिस्टम को, उसे बफर सिस्टम कहते हैं। ठीक है? बफर का मतलब क्या है? जो चेंज को रेजिस्ट करे। और केमिस्ट्री में बफर कहां काम आता है? जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना। हमने क्या किया? हमने टमाटो सॉस की एक बोतल बनाई, ठीक है, घर में बनाई है, और घर में बना के उसको खा रहे हैं। तो हमें, जैसे आपकी मदर ने बनाई, तो क्या कहेंगी? ये जो सॉस है ना, जो प्रोसेस पूरा वही है, लेकिन ये आपकी 1 महीने में खराब हो जाएगी। फिर आपने कहा कि नहीं भैया, हम जो हैंस की लाते हैं, या कौन सी कंपनी है, किसान की लाते हैं, वो तो 18 महीने चलती है, 1.5 साल चलती है। तो तुम कहोगे भैया 1 महीना और 1.5 साल, ये कैसे? अब यहाँ बच्चे पीछे बोल रहे हैं प्रिजर्वेटिव डालते हैं, वो प्रिजर्व करके रखते हैं तो पता है आपको, लेकिन केमिकली वो करता क्या है? उसके अंदर अगर थोड़ा सा पीएच चेंज हो जाएगा तो उसके अंदर फर्मेंटेशन हो जाएगी, खमीरा उठना। फर्मेंटेशन मतलब, फर्मेंटेट होना मतलब खाने का खमीरा उठना, खाना खमीर में खमीरा उठ जाएगा, वो नहीं उठने देगा, वो फर्मेंटेट नहीं करने देगा आपके फूड को। क्या ऐसा करेगा क्या भाई? क्या ऐसा करेगा? वो क्या करेगा? अगर थोड़ा सा एसिड बाहर से आया तो उसको बेस कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा,
और थोड़ा सा बेस बाहर से आया तो उसे भी न्यूट्रलाइज कर देगा। अब आप कहोगे भैया थोड़ा सा मतलब इसकी, मैं पहले बता रहा हूँ बफर ये नहीं है कि भैया आपने टोमेटो सॉस लिया उसके अंदर अब 2 चम्मच तेजाब की भी डाल दोगे तो आप खा सकते हो, नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो अब क्या नाम है, हर्ष इतने ध्यान से सुन रहा है, कह रहा अच्छा बफर से कुछ नहीं होता, आज मैं सॉस में हार्पिक मिलाऊंगा, फिर देखता हूँ 20 मिनट में गला तर होता है कि साफ हो जाता है, क्या बोलते हैं, हार्पिक से। तो अब इसने ऐसा सोचा तो क्या काम करेगा? नहीं, ऐसे थोड़ी है, वो बफर हल्का सा काम करता है। अब मैं हल्के वाले एग्जांपल देता हूँ। कौन सा ऐसा बच्चा है जिसने कभी फ्रिज खोला या रसोई खोली तो स्मेल आती है? स्मेल कौन बताता है आपको? ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। आपका ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर ये जज करता है कि अच्छा आप सबको पता है, और अच्छा मुंह में पानी आ जाता है जब कोई खट्टी चीज होती है, मेरे तो नाम सुन के आ जाता है। तो इसका मतलब हमारे इंडिकेटर्स को पता है क्या ये कि खट्टी चीज है, मीठी चीज है, यानी कि एसिड बेस हमारा दिमाग पढ़ना जानता है। इतने सालों से तुम यही तो कर रहे हो, अपने दिमाग को मेंटोर कर रहे हो, ठीक है। तो आपने कहा कि भैया हमारा दिमाग ना ये चीजें पढ़ता है, तो अगर खट्टी चीज है तो उसके फ्यूम्स ही तो तुम्हारी नाक तक आए होंगे। उसके फ्यूम्स का मतलब क्या होता है? उसकी वेपर फॉर्म। अगर आपने फ्रिज के अंदर ये सब चीजें रख रखी है और टमाटो सॉस की बोतल भी रखी है वहां पे या किसी कंटेनर में रख रखा है, तो उसके ऊपर से वो फ्यूम्स जाएंगे और उसको खराब कर देंगे। ऐसा कितनी बार होता है कि घर पे आप चेक करोगे जो आपकी सब्जी सिर्फ ऊपर से खराब हुई और नीचे से नहीं, वो कहेंगी मम्मी की ऊपर ऊपर की लेयर खराब हुई है, उसको हटा के किसी जानवर को दे दो, क्योंकि वो तो जो खराब हो गया तो किसी को भी क्यों दो। फूड को हम बचाना चाहते हैं, अच्छी बात है कि हम खाना बचाना चाहते हैं, तो गाय वगैरह को हम ऊपर की परत हटा के दे देते हैं। या फिर आप क्या करते हो, उस फूड के ऊपर एक परत लगा देते हो। ये करिए कभी, आपने कभी ध्यान नहीं दिया, जो आप छोक लगाते हो वो प्रिजर्वेटिव है। कभी घर पे देखना मम्मी वगैरह जो छोक बनाती हो क्या कहेंगी, जब आपका मसाला तेल छोड़ दे तब छोक तैयार होता है, ठीक है। अब उसके ऊपर जब भी जो भी चीज आप डालोगे वो होगा क्या, वो एक्वस स्टेट होगी, दाल की एक्वस स्टेट या किसी खाने की एक्वस स्टेट। और ऑयल ना हमेशा उसके ऊपर तैरता है, ये सब साइंस है। वो उसके ऊपर एक लेयरिंग बना देगा। वो लेयरिंग क्या करेगा, बाहर के आने वाली चीज को चेक करेगा, चेक मतलब रोकेगा, रुकावट पैदा करेगा। बाहर से कोई भी चीज आएगी वो तेल से टकराएगी, तुम्हारे फूड से नहीं, ठीक है। अच्छा इसका मतलब जितने भी ये जो भी तुम्हारे होते हैं, जो मतलब इससे पैसा कमाते हैं, जो भी तुम्हारे हो गए हलवाई वगैरह, ये सब क्या इस तरीके की लेयरिंग करके रखते होंगे? हाँ, क्योंकि 2-2 3-3 दिन चलाना होता है उनको तो खाना, है ना। कई बार कहते नहीं भैया कल की दाल तो बहुत अच्छी थी, वो सोचता कल वाली तो है ये। अरे वो 3-3 दिन चलती है, कैसे चलती है? वो प्रिजर्वेटिव क्या डालता है, ये छोक वगैरह की चीजें, उनके पास ये मसाला इस तरीके का होता है, वो ध्यान रखते हैं कि इसमें ये डाल दिया तो खराब हो जाएगा, ये डाल दिया तो अच्छा हो जाएगा, तो वो सब बफर है। याद रहेगा बफर क्या होता है? बफर एक ऐसा केमिकल है जो पीएच के चेंज को मेंटेन करता है। तो मैं बफर वर्ड लिख रहा हूं और जरा मेरे को इसको इस तरीके से देख के बताना कि ये कैसा होना चाहिए। अभी मैंने क्या बताया आपको, बफर क्या है? हाँ, इट इज अ केमिकल विच रेजिस्ट चेंज इन पीएच। पीएच के चेंज को कैसे रेजिस्ट करता है? ये खुद एक एसिड, एक वीक एसिड या वीक बेस है। तो अगर बाहर से एसिड डालोगे तो अपना बेसिक कैरेक्टर दिखा देगा, बेसिक डालोगे तो अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखा देगा, ऐसे करके बफर करेगा, ठीक है। लेकिन कैसा एसिड है? वीक। स्ट्रॉन्ग होता, अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दोगे तुम, बफर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होता तो इक्विलिब्रियम नहीं बनाता। और आपको किसी चीज को कम या ज्यादा करने के लिए इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। इक्विलिब्रियम मतलब कम पड़ गया तो आगे जाएगा, ज्यादा पड़ गया तो पीछे जाएगा। यही तो पढ़ा है अभी हमने ली चैट लेयर में और कॉमन आयन में। अब जरा ध्यान दो, अब मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, एसिडिक बफर, मतलब एक ऐसा बफर जो खुद एसिड है। ये एसिडिक बफर है। अगर मैं इसको पानी डालकर आयनिक फॉर्म में तोड़ दूं तो मुझे दो चीजें मिलती हैं, CH3COO माइनस और H प्लस आयन। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, पहला काम, ऑन एडिंग स्मॉल अमाउंट स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड
अगर मैं थोड़ा सा बाहर से एसिड ऐड करूं, हल्का सा, द H ion of that acid reacts with CH3COO minus ion of buffer. तो जो अगर H ion मैं दूंगा बाहर से, वो H ion किससे रिएक्शन करेगा? जो पहले से ऊपर CH3COO minus H ion पड़ा है, ठीक है, और रिएक्शन कहां जाएगी? एंड reaction will move in backward direction. And reaction will move in backward डायरेक्शन. रिएक्शन पीछे चली जाएगी, रिएक्शन पीछे तो जाएगी, आपने कहा भैया रिएक्शन पीछे चली जाएगी, लेकिन पीएच नहीं बदलेगा. क्यों? CH3COH तो बनेगा हर हाल में, तो CH3COH तो पहले भी था, तो पीएच में चेंज कहां आया? और ऑन एडिंग बेस इन स्मॉल अमाउंट, OH ion of that base reacts with OH ion उस बेस का किसके साथ रिएक्ट करेगा? H plus ion of buffer to form H2O. और H2O भी pH चेंज नहीं करता, बट pH रिमेन, क्योंकि H2O तो खुद न्यूट्रल चीज है. ये है आपका एसिडिक बफर. कैसा बफर है? एसिडिक बफर. अब मैं बात कर रहा हूं बेसिक बफर की. नाम में पता चल रहा है ये बेस होगा. कैसा बेस होगा? वीक बेस होगा. क्या छोड़ेगा? अमोनियम आयन और OH माइनस आयन. अगर मैंने बाहर से ऐड किया एसिड, एसिड यानी कि H प्लस आयन, H प्लस आयन जाएगा OH के पास और पानी बनाएगा, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो पीएच चेंज नहीं करेगा. और ऑन एडिंग बेस, बेस यानी कि OH आयन, वो फिर इसके साथ रिएक्ट करके इस रिएक्शन को पीछे ले जाएगा. ठीक है. और ऐसे बफर आप कई सारे अपनी जो सब्जी बनाते हो उसमें मसाले के तौर पे यूज करते हो, आपको पता भी नहीं चलता वो बफर्स होते हैं. ठीक है, समझ आया? ये बातें क्लियर हुई? जैसे अब कोई पूछे तुमसे कि कुकिंग में सॉल्ट क्यों डालते हैं, नमक क्यों डाला जाता है? जिससे वो जल्दी गल जाए. तो वो क्या किस चीज में पढ़ेंगे हम? वेपर प्रेशर. अगले साल आएगा सोल्यूशन में वेपर प्रेशर, वहां पढ़ेंगे हम. तो ये था आपका बफर. तो हमने बात कर ली अब किस किस चीज की? बफर की बात कर ली, एसिडिक बफर, बेसिक बफर की बात कर ली. बफर करता क्या है? पीएच को रेजिस्ट करता है. ठीक है. अब इसको एनसीईआरटी में देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है. अ सॉल्यूशन विच रेजिस्ट change in pH on dilution or with the addition of small amount of acid or alkali. alkali मतलब आपका बेस. स्मॉल अमाउंट याद रखना, बार बार बोल रहा हूं. ठीक है. अब बारी आती है सॉल्युबिलिटी की. पहले हम समझते हैं सॉल्युबिलिटी है क्या. सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्यूट का किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना. इससे आसान भाषा नहीं है मेरे पास. और अगर मैं आपसे कहूं कि सॉल्युबिलिटी में होता क्या है, तो आप कहोगे ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फैक्टर्स
बात कर रहे हैं हम सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या है? किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है, ठीक है, इस प्रोसेस को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर, जो जैसा है वो उसमें घुलेगा, लाइक डिसॉल्व लाइक। अगर पोलर है तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगा, ऑर्गेनिक सॉल्यूट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलेगा, ठीक है। दूसरी बात आती है H2O। H2O में वो चीजें ज्यादा घुलती हैं जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाती है, और वो चीजें कम घुलती है जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाती है। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं मोलर मास की, तो अगर सॉल्यूट का मोलर मास इंक्रीज करता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है। और पोलर नेचर की, तो पोलर नेचर में भी यह है कि पोलर नेचर अगर किसी चीज का ज्यादा होगा तो वो पानी में H2O में ज्यादा सॉल्युबल होगा। क्यों? क्योंकि H2O खुद पोलर नेचर का है। H2O खुद पोलर नेचर का है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सॉल्युबिलिटी के। तीन तरीके की सॉल्युबिलिटी दिखाई हमने। एक तो पूरा डिसॉल्व हो गया, मैंने आपसे कहा कि नमक मिलाओ, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। चीनी मिलाओ, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुई, ठीक है, उसको आपको स्टिर करना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, ठीक है। पार्शियली सॉल्युबल हुई। और स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब बहुत कम घुला। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये पता कैसे चलता है कि कोई चीज कम घुली या ज्यादा घुली? सिमिट्री से। एग्जाम्पल देखना, क्या लिया मैंने, H2SO4, H2SO4 H2SO4 और BaSO4 की अगर मैं आपसे बात करूं तो H2SO4 भाई देखो जरा ध्यान देना, ये दो का इसका मैंने मास लिख दिया, और ऐसे इसका मास लिखूं तो 96। चेक कर लेना अगर थोड़ा बहुत गलत हो तो। ये 96 है, ये 100 के अराउंड है, 102 होता है यानी 105 है, देख लेना। अब बताओ कौन ज्यादा सिमेट्रिक लग रहा है आपको, H2 और SO4 या Ba और SO4? मोर सिमेट्रिक है ये BaSO4 इज मोर सिमेट्रिक देन H2SO4। ये आपको ना याद रहेगा, बहुत आसान सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। तो BaSO4 इज लेस सॉल्युबल देन H2SO4। H2SO4 अच्छा सॉल्युबल है, BaSO4 कमजोर सॉल्युबल है, एक बात। और जो BaSO4 जो कमजोर सॉल्युबल बता रहा हूं ना मैं, इसी पर इक्विलिब्रियम चेक किया जाएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम पे सॉल्युबिलिटी कांस्टेंट की। देखो एनसीईआरटी से क्या बोलती है, solubility equilibria of sparingly soluble salt। solubility equilibria, इक्विलिब्रिया इक्विलिब्रियम का ही प्लूरल है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऑफ स्पेरिंगली soluble salt। अब जरा ध्यान दो, ये आपका सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है BaSO4। इसको अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो Ba+2 और SO4 2 माइनस आता है, ये 1 0 0। इसमें से कुछ डिसॉल्व हुआ, मैंने उसको S से दिखा दिया, ठीक है। 1 माइनस एस एस एस, तो KSP क्या आएगा? पहले तो मैं K पूछ रहा हूं आपसे, K क्या आएगा? तो आप कहोगे भैया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की, ठीक है। ऐसा ही होना चाहिए इसकी सॉल्युबिलिटी के लिए। तो KSP आना चाहिए S S 1 माइनस एस। अभी तो बताया ये S बहुत छोटा है, तो आप ये कह सकते हो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ S दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। कैसा सॉल्युबल? वन माइनस एस ना, 1 के ही इक्वल है। तो KSP क्या है? S मल्टीप्लाई में S। तो आप कह सकते हो कि S क्या है? अंडर रूट ऑफ KSP, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, क्या यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट बदल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बदल सकते। मैं एक केस ले रहा हूं,
AlOH होल थ्राइस का, Al3 प्लस 3 OH माइनस 1 0 0 1 माइनस S S 3S। अब जो KSP आएगा वो क्या आएगा? S 3S का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27 और S की पावर 4। तो KSP क्या, S क्या आएगा? KSP डिवाइडेड बाय 27। एक बात। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, क्वाड रूट, ठीक है? तो क्वाड रूट आ गया यहाँ पे एक चीज, और ये है क्या? डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी। ये क्या है? इससे पहले मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताया था। एक चीज मैंने छोड़ रखी है क्योंकि वो इस साल आपके कोर्स में नहीं आ रही है, वो है हाइड्रोलिसिस। ठीक है, अगर टाइम मिला तो वो मैं आगे करा दूंगा इक्विलिब्रियम में। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी समझाया जाता है, ठीक है? वो मैंने टॉपिक छोड़ रखा। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी का टूटना। यहां पर आपका इक्विलिब्रियम टॉपिक वाइज समाप्त है।